कुछ लोगों का ये ख्याल है कि मामला किसी लेवल पर कुछ अटका हुआ है और ईरान की जानिब से कहा गया है कि जनाब आपके कहने पर पहले हमने आबनाए हुर्मुज़ खोल दिया लेकिन अमेरिका ने हमारी नाकाबंदी कर दी। ईरान ये कहता है कि ठीक है, लेटर ऑफ इंटेंट पे साइन हो सकता है लेकिन कम से कम उस पर एक लाइन ये भी तो ऐड हो सकती है कि दोबारा से ईरान पर किसी लेवल का कोई हमला नहीं होगा। और एक और आम मसला जो आ रहा है वो टोल के हवाले से आ रहा है और ईरानी चाहते हैं कि जी हम टोल टैक्स जो है वो आबनाए हुर्मुज़ पर लेंगे और उस पर अमेरिका जो है वो ये देने के लिए तैयार नहीं है। आपको लगता है ये पेचीदगियाँ ख़त्म हो गई होंगी जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वहाँ पर पहुँचे हैं, या अभी मसला बरकरार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, ये इश्यूज तो हैं और यही वो स्टिकिंग पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर पिछले एक महीने से बातचीत हो रही है। मेरा ख्याल है कि क्या कहते हैं, अमेरिका को भी अब ये एहसास हो गया है कि जो वो जो चीज मांग रहे थे वो तो चीज उनको आराम से मिल जाएगी, और वो थी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के ईरान किस हद तक न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता। लेकिन जो चीज ईरान मांग रहा है वो अमेरिकन को देनी होगी। या तो अमेरिका को इजराइल की खुद जिम्मेदारी लेनी होगी या कोई इंटरनेशनल गारंटीज को लेकर आना पड़ेगा जो ये इंश्योर करेंगे कि चौथी मर्तबा ईरान पर 2 साल में अटैक दोबारा नहीं होगा। क्योंकि ईरान का सबसे बड़ा जो डर या खौफ है वो ये है कि अगर हम सीज फायर के ऊपर एग्री कर जाते हैं तो कहीं इस सीज फायर को इसलिए इस्तेमाल ना किया जाए कि आगे हम पे अटैक करना है। ये वाली जंग जो है जो 28 फरवरी को शुरू की गई थी वो तो ईरान जिसको कहते हैं ऑलमोस्ट जिसको कहते हैं वॉर ऑफ परसेप्शंस में दुनिया के सामने जीत चुका है। और वो ये चाहता है कि अब अगर कोई सीज फायर हो तो वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्योंकि दोनों कैपिटल्स वॉशिंगटन और तेहरान में बहुत तनदही से काम कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये कंसर्न अमेरिकन तक पहुंच चुका है और अमेरिकन भी अब इसकी तरफ जो है वो थोड़ा सा माइल हो रहे हैं। और तो मुझे सईद साहब, पूरी वो जो उम्मीद है कि अमेरिका की फेस फील्ड सेविंग की मार्शल बात हो के रही है, विजिट में ही सर ये हर चीज बताइएगा, तय। अमेरिका भी तो चाहता है कि उसे फेस सेविंग मिले, तो इन शराइत पर फिर अमेरिका को फेस सेविंग कैसे मिलेगी? जी, अमेरिका को फेस सेविंग मिल जाएगी ना। देखिए, अगर आप एनपीटी के तहत न्यूक्लियर एनरिचमेंट 3.6% से लेके 30% तक कर सकते हैं फॉर सिविल पर्पसेस। जब ईरान पहले भी जिस वक्त सालिसी का किरदार ओमान अदा कर रहा था, ईरान मान गया था कि हम 0% एनरिचमेंट पे तैयार हैं। शर्त यह है कि हमारे कुछ जो फ्रोजन एसेट्स हैं, खासतौर पर वो वाले एसेट्स जो साउथ कोरिया से शिफ्ट हो गए हैं टू कतर, वो हमें रिलीज कर दिए जाए। सो मेरे ख्याल में ये वाला स्टिकिंग पॉइंट तो कभी भी नहीं था कि ईरान जो है वो क्या कहते हैं न्यूक्लियर एनरिचमेंट उस लेवल पे करना चाहता है जहां वो वेपनाइज कर ले उसको। क्योंकि उनके पास एक फतवा है और जो सुप्रीम लीडर है उसके फतवे की बहुत वैल्यू है ईरानियन कल्चर के अंदर। सो मेरे ख्याल में ये वाला इशू तो इतना लंबा नहीं होगा, लेकिन क्योंकि वो 3.6% से भी नीचे आके 0% पे ईरान तैयार हो गया तो अमेरिका को वो फेस सेविंग मिल जाएगी। नंबर 2 ये है कि इस वक्त तो सिर्फ लेटर ऑफ इंटेंट के ऊपर साइन हो रहे हैं, और लेटर ऑफ इंटेंट के साइन होने के बाद पूरी दुनिया में जो तेल और गैस की जो तरसील है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी और द वर्ल्ड इकोनॉमी वुड कम टू नॉर्मल। आपने आज भी खबर सुनी होगी कि 27 मुमालिक हैं जिन्होंने वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया है फॉर लोन। ठीक है ना। सो इस इतनी बुरी हालत है। 101 कंट्रीज जो कि वर्ल्ड बैंक की मेंबर्स हैं उनमें से 27 कंट्रीज ने लोन मांग लिया। इसका मतलब कि ऑलमोस्ट 25% ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज आर फेसिंग एक्सट्रीम फाइनेंशियल क्रंच। तो जब और इन 27 कंट्रीज में से मेरे ख्याल 25 कंट्रीज वो हैं जो अमेरिका की हलीफ है। ठीक है। सो अमेरिका को जब अमेरिका एक सीज फायर के ऊपर एग्री कर जाएगा तो उसको वो फेस सेविंग मिल जाएगी जिसकी वो ख्वाहिश कर रहे हैं। ठीक है जी। सर बड़ा अहम नुक्ता आपने बड़ा अहम नुक्ता सईद साहब उठाया है। मैं शामिल गुफ्तगू कर लेता हूँ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब को भी। अब्दुल्ला साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जिक्र किया था इस्तीफे का। सर जी, ईरान जंग की मुखालिफ रही, आपको पता है, तुलसी गबार्ड, और पाकिस्तान पर भी
तनकीद करती रही हैं, ये इनके इस्तीफे की क्या कहानी है और क्या इनसे इस्तीफा लिया गया है या कराना तौर पर इस्तीफा दिया है? उससे पहले आपको पता है जो केंट का भी इस्तीफा आया था और ये दोनों लोग वो लोग हैं जो कि ईरान जंग के खिलाफ थे। ये कहते रहे हैं कि ये अमेरिका की जंग नहीं है बल्कि इसराइल की जंग थी। जी देखें, पहली बात यह है कि इस्तीफे आ जाते हैं या नहीं है, जाहिर है कोई अपनी मर्जी से तो इस्तीफा देता नहीं है। इतने तो मैं नहीं समझता कि अगर मोरालिटी होती तो इस किस्म के हरकत ना कर रहे होते दुनिया में। और सीआईए जो जो काम करती है, आई थिंक मॉरल से बहुत दूर होते हैं वो। ये जो अभी आयतुल्ला अली खामेनाई को शहीद किया गया, ये कौन सा तरीका था? ना उस आदमी के ऊपर कोई मुकदमा था, ना कोई उसका कसूर था, बीवी बच्चों के साथ उसको शहीद किया कर दिया गया। तो ये मॉरल्स वॉरल्स को छोड़ दें। अब जो बात है, जो केंट की बात कर लें या तुलसी गैबर्ट की बात कर लें, तुलसी गैबर्ट जो हैं बुनियादी तौर पे हवाई की गालिबन रहने वाली हैं और ये और इनकी वालदा ने बाकायदा हिंदूइज्म को कबूल किया। और ये कोई वैसे हिंदू नहीं है, लेकिन ये कि इन्होंने बाकायदा एक प्रैक्टिसिंग हिंदू जो है वो अपने आप को बनाया। उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत की जंग से 2 दिन कबल तुलसी गैबर्ट की एक इंडिया की आमद हुई और नरेंद्र मोदी से 1 to 1 एक इनकी मुलाकात भी हुई। तुलसी गैबर्ट जो थी वो जाहिर है ईरान के हवाले से अपना एक राय रखती थी, जो केंट भी रखते थे, और उन्होंने अपने इस्तीफे की वजूहात पूरी लिख के भेजी। लेकिन इस दौरान में और भी आर्मी चीफ को सैक किया गया और जनरल रैंडी जॉर्ज को, और इसी तरीके से हम जानते हैं कि फिर जो उनके मिनिस्टर थे नेवल मिनिस्टर, उनको भी सैक किया गया। साथ ही साथ जो है उनके जो ये थे, कौन से मेरे ज़हन से निकल रहा है, अटॉर्नी जनरल, उनको भी निकाल दिया गया और 2 और जनरल्स को बाकायदा निकाल जी और 2 और जनरल्स को निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? असल में बात यह है कि जो एप्स्टीन फाइल का एक बहुत बड़ा दबाव है और मेरे ख्याल में ये दबाव बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब को हॉन्ट कर रहा है और यह हॉन्ट करवाया जाता है। अब अल्लाह जानता है कि ये जैरेड कुशनर की जानिब से किया जाता है, थ्रू जैरेड कुशनर किया जाता है नेतन्याहू की जानिब से, या कोई और भी वजूहात हो सकती हैं, क्योंकि स्टीव विटकॉफ भी जो है वो कारोबारी शख्सियत हैं, जैरेड कुशनर भी कारोबारी शख्सियत हैं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब के भी जो कारोबार है वो दिन ब दिन माशाल्लाह उसके अंदर इजाफा हो रहा है। दुनिया में जहां 27 ममालिक कर्जे के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अब ये जो तुलसी गैबर्ट का इस्तीफा है ये एक बड़ी अहमियत की हामिल चीज है। इससे जाहिर है इंडिया को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये जानता हूं कि एक पॉलिसी होती है व्हाइट हाउस की, और व्हाइट हाउस अपनी पॉलिसी को थ्रू पावर एक्सरसाइज करवाता है। और तुलसी गैबर्ट के इस्तीफे से जाहिर है एक फर्क तो आएगा, लेकिन अभी जो उसकी वजूहात हैं वो यही हैं कि इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी। आपको याद है पेंटागन ने एक 90 मिनट का ब्रीफ दिया था जिसके अंदर ये कहा था कि जो हमला हुआ था मीनाब में बच्चियों के स्कूल के ऊपर, वो टॉमोहॉक मिसाइल से हुआ था, ना कि ईरान की जानिब से किया गया था। ये बहुत बड़ी बात थी और ये एक आप समझे वॉर क्राइम के जुमरे में आता है, और मीनाब के ऊपर वो फरामोश करने के लिए तैयार नहीं है। तुलसी गैबर्ट को रास्ते से हटाना मेरे ख्याल में बड़ा एक जरूरी काम था, और तुलसी गैबर्ट को हटा के ही ये चीजें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये नजर आ रहा था कि उनकी अपनी ही काबीना के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो उनकी पॉलिसी से इत्तफाक राय नहीं रखते। आखिर में सईद साहब आप ज़रा ये बताइए कि अभी तो अमेरिका ईरान के बारे में हम बात करें, लेकिन आपको पता है जनूबी लबनान में भी अब इसराइल ने बहुत से इलाकों में कह दिया कि इन इलाकों को खाली कर दिया जाए। गज़ा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, वहाँ पर बहुत से लोगों को, मासूम लोगों को शहीद किया जा रहा है। फिर मगरबी किनारे पर आबादकारी का सिलसिला जारी है। तो ये तमाम जो साइड लाइन्स पर इश्यूज जो चल रहे हैं, और इस हवाले से भी जो बात हो रही थी खासतौर पर लबनान के हवाले से, तो आपको लगता है कि कहीं कोई पेचीदगी आएगी? क्योंकि लबनान का जिक्र पहले भी किया गया था जब जंगबंदी हो रही थी कि लबनान को भी जंगबंदी में शामिल किया जाए, लेकिन वहां पर तो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। देखिए, मेरे ख्याल में जिन चीजों की तरफ निशानदेही अब्दुल्ला साहब ने की है, हमें जरा उनको ज्यादा वाइडर लेंस के साथ देखना चाहिए। देखिए, हमेशा किसी भी कंट्री के सेटअप के अंदर प्रेसिडेंट या सुप्रीम लीडर जो होता है उसको फाइनल डिसीजन का हक होता है, लेकिन उसका जो फाइनल डिसीजन है वो उन इनपुट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है जो कि उसको दी जाती है।
जब आप अपनी कैबिनेट बनाते हैं या आप इनर सर्कल बनाते हैं तो आप इंश्योर करते हैं कि इररिस्पेक्टिव के बात कितनी ही कड़वी हो, आपके बंदों के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो आपको सच बता सके, ताकि आप जो है क्या कहते हैं एक सही फैसला ले सकें अपनी कौम के लिए। मेरे ख्याल में अब जबकि ये हम ऑलमोस्ट इस जंग को 3 महीने शुरू हो चुके हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप को ये एहसास हो रहा है कि CIA की इनपुट्स और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है या डिफेंस डिपार्टमेंट है या उनका पेंटागन जो है जी। उसकी इनपुट्स के अंदर बहुत ज्यादा फर्क था। इनिशियली अगर आपको याद हो, जंग के शुरू में कोई तकरीबन 14 जनरल्स और एडमिरल्स को सैक किया गया था बाय प्रेसिडेंट ट्रंप एंड द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। वो इसलिए कि वो एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे जो उस वक्त जो है इजराइल और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कोइंसाइड नहीं कर रहा था, क्योंकि उस वक्त वो ये चाह रहे थे कि किसी तरह अमेरिका इस जंग का हिस्सा बन जाए। और ये जो इनपुट्स FBI और CIA की तरफ से दी गई, क्योंकि वो वाली इनपुट्स थी जो प्रेसिडेंट को मजबूर करती कि वो इस जंग का हिस्सा बने, सो अमेरिका इस जंग का हिस्सा बन गया। लेकिन अब जबकि 90 दिन गुजर चुके हैं, इनको एहसास हो रहा है, अमेरिका को एहसास हो रहा है कि जो हमें इनपुट जंग से पहले, जंग के दौरान और जंग के बाद ईरान के बारे में दी गई थी वो बहुत फॉल्टी है, और उसके ऊपर जो हमने डिसीजन मेकिंग की है वो बहुत गलत है। खासतौर पे उनकी फौजी ताकत का अंदाजा लगाना, उनके मिसाइल स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाना, ये सारी चीजें थी जो अंदर से खबरें निकलनी थी और बेसिकली CIA का काम था, और ये काम CIA ने ठीक तरीके से नहीं किया। और इसी वजह से मैं इस जो रेजिग्नेशन है, मैं समझता हूं कि उनसे लिया गया है फॉर डूइंग अ जॉब नॉट इन अ वेरी गुड वे। और बिल्कुल जी, इसी वजह से सर आपकी बात ठीक है, इसी वजह से नुकसान भी अमेरिका का इतना ज्यादा हुआ है कि वो नुकसान छुपाते फिर रहे हैं। $29 बिलियन को तो वो पब्लिकली एक्सेप्ट कर रहे हैं, और लेकिन कल एक रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें तकरीबन 42 जो जहाज हैं उनको या तो तबाह हुए या फिर उनको नुकसान पहुंचा है।